1.2 को 56 से मल्टीप्लाई करोगी, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करोगी। हाँ वही, सॉरी, डिवाइड करूंगी। 1.2 को 56 को 1.2 से डिवाइड करोगी। सुनो, 56 को 1.2 से डिवाइड करोगी, उससे तुम्हारे पास में आएगा एक्चुअल वॉल्यूम इसका। और थ्योरेटिकल वॉल्यूम कितना है प्रतीक्षा बताओ? 1.12। नहीं, थ्योरेटिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम। सर क्या, एक और बार बोलेंगे? थ्योरेटिकल वॉल्यूम कितना है? ये देखो, ये रहा, ये रहा। भाई थ्योरेटिकली वॉल्यूम कंजर्व होता है तो ये होना चाहिए था ना, बताओ। 30 + 20। यस सर। और एक्चुअली वॉल्यूम अब ये बताएगा तुम्हें कितना होगा। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम का मतलब क्या है? सुनो, देखो ये है कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम का मतलब, कि इसका वॉल्यूम देखो इतना था, देखो ध्यान से देखो प्रतीक्षा, और इसका वॉल्यूम जो है वो एक्चुअली इतना था, ये। तो मेरे पास में स्टार्टिंग में थ्योरेटिकली वॉल्यूम बताओ, दिस प्लस दिस का सम था कि नहीं था? भाई हमने तो ये सोचा था ना कि इतना इसका हो जाएगा और और इतना इसका हो जाएगा, तो ये हमारा थ्योरेटिकल वॉल्यूम था कि नहीं था, बताओ। यस सर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा तो वॉल्यूम कौन बताएगा, बताओ? ये वाला नंबर बताएगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा तो वॉल्यूम कम आएगा या ज्यादा आएगा, बताओ मुझे। कम आ रहा है सर। कम आ रहा है ना, तो देखो एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम जो है वो इतना निकल के आ गया। ये जो है नंबर, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम है, और ये नंबर थ्योरेटिकल वॉल्यूम है। तो ये जो इनके बीच का गैप है, ये क्या होगा बताओ? चेंज इन वॉल्यूम हुआ कि नहीं होगा? नहीं समझेगा प्रतीक्षा? सर समझ गया। इज देयर सम लिमिट? हाँ, लिमिट तो क्या है यार, अब ठीक है, लिमिट तो बात नहीं है। तो तुम्हें पता क्या करना है? तुम्हें ये चेंज निकालना है अपॉन परसेंटेज पूछा है ना तुमसे, बताओ। तो अपॉन तुम्हें ओरिजिनल वॉल्यूम रखना है, थ्योरेटिकल जो होना चाहिए था, इनटू 100 करना है। मुझे AG 004 कौन है? आर्यन है क्या भाई? कौन है AG 004? अनीश है क्या? कौन है अनीश? अच्छा, तो मुझे बच्चा बता रहा है 6.67%। तो गाइस तुम मुझे इसका आंसर निकालोगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ अभी, और अ, हम नेक्स्ट क्लास में इससे स्टार्ट करेंगे। और हमारा क्लास कब है? कल की परसों? परसों। परसों है। तो मैं तुम्हें ये सवाल दे रहा हूँ और तुम्हें 15 मिनट्स का होमवर्क दे रहा हूँ। प्लीज डोंट लेट मी डाउन। सर हाँ, आपने आज क्या क्या कराया? रिकॉर्डिंग देखो बच्चे, मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है, और पूछो जो भी समझ में नहीं आया वो। सर नहीं, मैं वेदांत बोल रहा हूँ, मेरा हाँ, हो मुझे गया। मालूम है तुम वेदांत बोल रहे हो। ओ, वेदांत, हाँ बैठ कर रिकॉर्डिंग देखो और मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया है। तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, आज और कल। सर, मैं अभी जस्ट लेक्चर में आया। हाँ हाँ, अरे अरे, मैं तभी तो बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे सेंड करेंगे ना, उसको देखो पूरा। अब मैं टॉपिक्स बता भी दूंगा तो क्या ही हो जाएगा उसको बताने से। आज मैंने सिर्फ डेंसिटी किया है। आज सर कब भेज रहे हो, आज या कल? रिकॉर्डिंग तो आज शाम तक आ जाएगी तुम्हारे पास में। ओके सर। ठीक है वेदांत, सॉरी गाइस, थोड़ा देख लेना प्लीज। ठीक है। ठीक है सर। हाँ यार, चलो, हाँ मैं नोट सेंड कर रहा हूँ तुम्हें, हाँ। सर कल का भी सेंड करना नोट। सेंड कर दिया कल का मैंने, देखो ग्रुप पे देखो। हाँ ठीक है सर।
Okay, so last time I think we were doing applications of vectors in physics, and I told you that we'll only be dealing with things that you have already seen, for example, kinematics. Okay, so let me then show you something new. So there is an application of calculus in vectors. Okay, now how does this come about? So इसका जो डिटेल्ड डेरिवेशन है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट एनीवेज हम उसको काइनेमैटिक्स में फिर से एक बार देख लेंगे. But what you need to realize is that if the velocity vector is written as displacement vector divided by the interval of time over which this displacement takes place, then I can write this as R2 minus R1. Previously I had written as Rf minus Ri upon delta t, which I can write as delta R, that is the change in position vector divided by the time interval for this change to take place. And if delta t is very, very small, right, if delta t is almost equal to 0, then V is equal to, this is just like the slope wala formula. So V is equal to dr by dt, right? Okay. So this is basically the formula that we are going to use today. Okay. So the question is that if the x and y coordinates, so if the x and y coordinates of a particle are x is equal to 3t, y is equal to t square minus 5t plus 6, where t is time. So this is a very lengthy question. I'll give you the question part by part. So we'll solve a couple of parts and then we'll move ahead, do another couple of parts, then we'll move ahead. So part
A or find, or better write the position vector of particle. B, find the velocity vector of the particle. Right, so x-axis will be taken as I cap, y-axis will be taken as j cap. So you have to write the position vector, which is very obvious, which is तो ये दिया ही हुआ है, given ही है. And then you have to write the velocity vector of the particle. Do these two parts quickly. They are very, very easy. वाह, आया समझ में. So the position vector of the particle must be 3t I cap plus t square minus 5t plus 6 j cap, and the velocity vector, which is dr by dt. I have to differentiate this expression. When I differentiate this expression, I realize that I cap and j cap are constants, right? I mean, they may be vectors, they are vectors actually, but they are constant. They do not change with time. Okay, they are fixed. Therefore, when I apply d by dt to these things, I get a zero. Okay, so I don't need to differentiate I cap j cap. What I need to do, however, is differentiate the coefficients of I cap j cap. So please remember the simple rule that when you are differentiating vectors, then you are really differentiating the coefficients of I cap and j cap. The I cap, j cap themselves are left alone. Okay, I cap, j cap को अपन टच नहीं करेंगे, लेकिन always, yeah, always, yes. I cap, j cap को अपन टच नहीं करेंगे, लेकिन जो उनके coefficients हैं, उनको हम differentiate कर देंगे. So the velocity vector of this particle is 3 I cap plus 2t minus 5
j cap. Okay, yeah, समझ में? Understood? Please type no if you did not understand. Please type no if you did not understand. सबको आ रहा है समझ में? बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है. It is I and j are constants. Obviously, they are constants. I cap and j cap are unit vectors having magnitude of 1. तो magnitude तो नहीं change हो रहा है. And I cap and j cap have fixed directions. The direction of I cap is always along the positive x axis. And the direction of j cap is always along the positive y axis. So since we have a vector whose magnitude and direction are both fixed, their rate of change with respect to time should be equal to 0. Okay, so next part, C part. Okay, अब यहाँ से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. Make C part easier. Find the position vector and velocity vector of particle at t is equal to 0, t is equal to 1, t is equal to 3, t is equal to 4 seconds. Right. My units नहीं लिख रहा हूँ, which is very wrong. I should write the units of position vector as meters. I should write the units of velocity vector as meters per second. But अभी मैं units नहीं लिख रहा हूँ. D. Find maximum y coordinate of when does this occur? Find the x coordinate if y coordinate is 0. Also find velocity vector at this time.
Yeah, so D part में I'm just asking that इसका जो y कोऑर्डिनेट है जो समय के साथ चेंज हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अगर ऐसा है तो? इसका आंसर ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इट ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. Yes, yes. Yes, of course you have to find the time because y coordinate keeps on increasing. No, it does not keep on increasing. Let me rephrase this. Find the maximum or minimum. भी तो चलेगा. अगर हमेशा से इंक्रीज करते जा रहा है, अगर हमेशा इंक्रीज करते जा रहा है तो मिनिमम आएगा. हाँ, अगर अगर इंक्रीज करते जा रहा है तो मिनिमम आएगा. हाँ, यही आंसर आंसर तो यही है. और अगर मैक्सिमम अगर डिक्रीज करते जा रहा है तो मैक्सिमम आएगा. दो आंसर कैसे हो सकते हैं? मैक्सिमम, मैक्स का मतलब मैक्सिमम.
आंसर तो आंसर बताओ ना मेरे को, तो मैं बताता हूँ सही है गलत। ये मैक्सिमम वाई है, नहीं गलत गलत आंसर। देखा नहीं। हाँ हो गया ना, लिख लिया ना ये। चलो मैं करके दिखाऊं। हाँ हो गया है तुम लोग का। देखो हमने we have worked out that the position vector is 3t I cap plus t square minus 5t plus 6 j cap। हमने ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया है, और हमने वेलोसिटी वेक्टर भी वर्कआउट कर लिया है, which is 3i cap plus 2t minus 5j cap। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि t इज इक्वल टू 0 1 3 4 पे क्या वेलोसिटी है, क्या कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर है। सो दिस शुड नॉट पोज एनी प्रॉब्लम्स। द वे टू राइट दिस इज दैट r at 0 ब्रैकेट में 0 को लिखा जाता है is equal to 6j cap, r at 1 is equal to 3i cap। ठीक है,
और यहाँ क्या आएगा 7 minus 5 plus 2j cap. फिर r at 3 we will get 9 I cap plus 3 देखते हैं भाई 3 क्या आ रहा है जीरो आ रहा है प्लस 0 j cap and position vector at 4 क्या है भाई 12 I cap plus 2 j cap. Okay, so what हाँ कुछ पूछना था क्या हुआ हैंड रेज किया था so what you should be realizing हाँ बोलो भाई सर R1 3 I cap होएगा ना खाली हाँ सर R1 3 I cap होएगा ना खाली R1 नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे R at 1 second तो हाँ R at 1 second हाँ क्या होएगा बता 3 I cap होएगा ना खाली तो नहीं 2 सिली मिस्टेक हो गया सर सॉरी कोई बात नहीं So what you have to realize is that when you are given a question like this, whenever you come across a question like this, future maybe kabhi bhi, whenever you come across a question where x coordinate and the y coordinate of a particle are given as functions of time, then this is the best case scenario. Okay, best case scenario मतलब ये हुआ कि आपको अब इस पार्टिकल के बारे में सब कुछ मालूम है ठीक है now what do I mean by this इस पार्टिकल के बारे में सब कुछ मालूम है what I mean is that if you feed in the value of time you are going to know exactly where the particle is. Can you feed in negative values of time? This is my question which you have to answer yes or no. Can I feed in negative values of time? Can I ask what is x at t is equal to minus 3 seconds? Yes or no? Can I feed negative values of time in this equation? In these two equations? Can I feed in negative values of time? Can I feed negative values of time in these two equations? So the surprising answer is yes, I can. Okay? And it has a meaning as well. So matlab bhi hota hai. Exactly. हाँ बिल्कुल सही तो time t is equal to 0 का क्या मतलब हुआ and if you notice that I have taken great care I have written here delta t here and I just did not write t I did not do that I wrote delta t an interval of time and here if you notice it is just t. Right? So you need to know the correct interpretation of the terms that we are using. So t is equal to 0 at rest nahi matlab hua iska. No. T is equal to 0 signifies that point of time where you have started the stopwatch. Okay. T is equal to 0 does not mean the beginning of the universe. T is equal to 0 simply means the time at which you have started the stopwatch, you have started observing the particle, right?
हाँ R कंसिडर करेंगे, मैं किस चीज का मैक्सिमम पूछ रहा हूँ वो आपको बताएगा. So you need to put in, you need to, when you put t is equal to 0 here in this equation, you are saying that, look, I started the stopwatch at a particular instance of time. What is the x and y coordinate of the particle, or what is the position vector of the particle? What is the velocity vector of the particle at this time? And the answer is, here we have worked it out. The answer is that at t is equal to 0, the position of the particle will be this, and at v is equal to 0, the velocity of the particle, अगर हम यहाँ पे time t is equal to 0 डाल देंगे, will be 3i cap minus 5j cap, right? इसका क्या मतलब हुआ? ये आपके, ये you should be able to visualize this. तो ये पार्टिकल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका x कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन y कोऑर्डिनेट 6j कैप है, और ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, राइट? सो द पार्टिकल इज एक्चुअली लोकेटेड एट दिस पॉइंट समवेयर हियर, and the velocity vector of the particle is in which quadrant? ये तो fourth quadrant में है. That means it is pointing towards the fourth quadrant. We can find out the exact magnitude and direction, of course, but right now I just need a rough. So the velocity vector of the particle is like this. This is the situation when the stopwatch that you were holding to observe the motion of the particle started. क्या इससे पहले मोशन हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था. क्या इसके बाद मोशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. So what does it mean that you are putting in a value of t is equal to -3 in this equation? T is equal to -3 would imply the position that we are trying to find, the position and velocity of the particle 3 seconds before, okay, 3 seconds before t is equal to 0, before the stopwatch was started. So again, like I said, if I told you the x and y coordinates of the particle, then this is the best case scenario. In fact, you will find that all of the physics that we are trying to study is really about finding the x and y coordinates of the particle. So if you know the x coordinate and the y coordinate of this particular particle as a function of time, then you know how it has been behaving in the past by feeding in negative values of t, and you know how it is behaving at this present moment by feeding in the value of t is equal to 0. The object rest पे है, ये हम तो नहीं बोल सकते हैं. Why do you think the object is at rest? Why? Why do you think the object is at rest? Where is the necessity of an object being at rest? When was the earth at rest, for example? Do you know that the earth is moving? How is the earth moving? Can you tell me? How is the earth moving? Right? Let's take the example of earth. How is the earth moving? कैसे move कर रही है earth? Earth is rotating about its axis and the earth is rotating about the sun, right? But the sun itself, yes, exactly. The sun itself is rotating about the center of the galaxy, right? What is the time period of the sun? What is the time period of the sun around the galaxy? Anybody knows this without Googling? What is the time period of the earth around the sun? Everybody knows this. 365 point something days. 8 minutes. अबे 8 मिनट में अर्थ अगर गोल चक्कर लगा लेगा सूरज के तो हो चुकी है क्लास, ये खत्म हो चुकी है. T negative का मतलब T negative का मतलब that you are asking the value of x and y or velocity or whatever at
a time which is 3 seconds prior to t is equal to 0. And t is equal to 0 is that time when you have started the stopwatch to observe this particle. This particle was forever existing and it will exist forever. You as an observer will observe it for a certain period of time. So when you start observing it, you set your stopwatch to 0. But this does not mean that the particle was not moving before. And to know how it was moving before, all you need to do is put t negative, right? Seconds before a rocket launch. हाँ, तो वो थोड़ा सा हाँ मतलब बिल्कुल सही बात, बिल्कुल वैसे ही होता है. हाँ. है? Universe is not defined. क्या हो गया भाई तुम लोग को? Universe is not defined तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? हाँ हाँ t-10 t-20 जो करते हैं, they are actually counting the time from a negative number. You can do it, yes. अरे तो इनफाइनाइट है तो क्या हुआ, उससे मेरे को क्या मतलब है? सन गैलेक्सी के अराउंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कितना टाइम पीरियड है? What is the time period of the sun around the galaxy? It is about 300 million years. Okay. So if the sun is going around the galaxy and the earth is going around the sun, and if you go outside the galaxy and sort of look at the movement of the earth is undergoing a completely crazy, completely weird type of motion. अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, सन के अराउंड भी घूम रहा है, सन जो है वो गैलेक्सी के अराउंड भी घूम रहा है. अभी तो मैं और आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, गैलेक्सी भी गोल गोल घूम रही है. किसके अबाउट गैलेक्सी गोल गोल घूम रही है? मालूम है किसी को क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड द लोकल ग्रुप और द सुपर क्लस्टर. गैलेक्सी भी गोल गोल घूम रही है. So the point is that you don't know what is rest, right? Nobody knows what is rest. Okay? तो ये जो पार्टिकल के लिए मैंने x और y कोऑर्डिनेट्स लिखे ना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, I have literally told you everything about the particle. You know everything about the particle. You know the history of the particle. You know the present of the particle. You know the future of the particle. Given these two equations, if I ask where is the particle after a million years, you can answer it. If I ask where was the particle million years before, you can answer it, right? So you know everything about the particle. In fact, in physics, the holy grail, the actual thing that everybody wants to find is the x and y coordinates of all the particles in the universe. If I knew the x and y coordinates of all the particles of the universe as a function of time, I would know what happened in the past, I would know what is happening in the present, and I would know everything that would happen in the future, right? t is equal to minus infinity इसमें डाल देंगे तो कोई उसका मतलब नहीं रहेगा, right? t is equal to minus infinity डाल सकते हैं, लेकिन हमें कोई मीनिंगफुल आंसर उससे नहीं मिलेगा. t is equal to minus infinity डालेंगे तो x equal to infinity, y equal to infinity आ जाएगा, which is not really helpful. But what I can do is put t is equal to minus 5 seconds. That will definitely tell me कि भाई 5 सेकंड पहले स्टॉपवॉच शुरू होने के 5 सेकंड पहले क्या कोऑर्डिनेट्स थे इसके, क्या वेलोसिटी थी इसकी, ये हम वर्कआउट कर सकते हैं. And therefore I come to the first slide where I was very careful in writing delta t. What is the difference between t and delta t? T is the reading on your stopwatch. It can be positive, it can be 0, it can be negative. Whereas delta t is an interval of time which always has to be positive. ये कभी negative नहीं हो सकता. समय हमेशा आगे बढ़ता है. तो आपके stopwatch की final reading minus initial reading delta t, right? So the interval of time can never be negative. And therefore, this is the cause of your confusion, if you are still having it, that in your studies up till now, this delta t was never discussed. It was always written t. तो आपको बताया गया कि t negative नहीं हो सकता, which is correct because the interval of time cannot be negative. But the instantaneous value of time, the value of time in the stopwatch can be negative, right? और ये बहुत ही अच्छा example दिया
जो ये रॉकेट लॉन्च करते टाइम जो हम नेगेटिव टाइम काउंट करते हैं, राइट? t is equal to 0 is a future period of time which is at which the launch will occur. Therefore, the time right now must be negative, right? And after that event occurs, the time has become positive. But the interval of time, that means that I take the difference between two points on the timeline, that will always be positive. Okay, so please never ever get confused confused with this. Okay, t is equal to 0 पे मैंने निकाल दिया. अब t is equal to 1 पे निकालते हैं. t is equal to 1 पे कैसे निकालेंगे? Right? t is equal to 1 पे कैसे निकालेंगे? t is equal to 1 पे अपन एक मिनट. हाँ, so t is equal to 1 पे हमने निकाला. t is equal to 1 पे कहाँ है भाई? t is equal to 1. 3i cap plus 2j cap, ये इसके coordinates मुझे पता चल जा रहे हैं. What is the velocity at 1 second? Well, इसको बस यहाँ पे place कर देना है. 3i cap minus j cap. Okay, so notice that the j cap component of velocity has changed, and the I cap component of and the j cap component of position vector has changed. So 3,2 कहाँ पे आएगा? 3,2 would be somewhere here, and the velocity of the particle has less of a j component now. So the velocity of the particle is like this. उसके बाद से और आगे बढ़ते हैं. हमने ये वर्कआउट किया कि 3 seconds पे the position vector of the particle is 9i cap. Okay. What is the velocity vector at 3 seconds? So the velocity vector at 3 को केवल values डालनी है. ये तो ऐसे ही रहेगा, 3i cap रहेगा. लेकिन अब जब मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो ये plus j cap आ गया. Right? अब ये first quadrant में velocity vector चला गया. इसका मतलब कि जब मैंने पार्टिकल को 3 सेकंड पे देखा तो ये पार्टिकल की जो लोकेशन है वो यहाँ पे है करीबन, और इसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे हो गई. राइट? ये आ रहा है समझ में? कैन यू विजुअलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हियर? व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल लाइक? how is the particle actually moving? Well, the particle from these 3 data points, I can sort of guess that the particle is moving like okay, this is the motion of the particle. अब वो पैराबोला है कि नहीं है, इससे मुझे अभी फिलहाल तो कोई लेना देना नहीं है, बट डेफिनेटली कर्व्ड है. राइट? डेफिनेटली कर्व्ड है. और अगर कर्व नहीं होता तो ये तीसरा पॉइंट इधर नहीं आता, तीसरा पॉइंट कहीं यहाँ आता, तो मेरे को पता रहता अच्छा ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है. राइट? तीसरा पॉइंट बिल्कुल टेढ़ा हो गया ना, तो इसका मतलब कि ये कर्व पे चल रहा है पार्टिकल. Okay, so whenever you are given an equation like this, right? Whenever you are given an equation like this, x and y coordinates as a function of time, you should be able to, okay, you should be able to figure out the path of the particle, right? The path of the particle. Particle का actual motion कैसा हो रहा है वो इन 2 इक्वेशन में है. आपको क्या करना है? वेरियस वैल्यूज ऑफ t उसमें डालना है और वेरियस वैल्यूज ऑफ r एंड v आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है. राइट? ओके.
So now that I know the path of the particle, I can talk about maximum and minimum y coordinate of the particle. And when does this occur? Maximum and minimum y coordinate of the particle, and when does this occur? Well, the minimum y coordinate of the particle looks like to be, here, and the maximum y coordinate of the particle looks like to be at infinity. So this is y minimum, and we need to figure out where is this happening. Well, we have already seen maxima and minima in calculus. So y coordinate का value अगर t square minus 5t plus 6 दिया हुआ है, तो d by dt of this expression equated to 0 should give me the value कि ये minima कहाँ हो रहा है या maxima कहाँ हो रहा है. यहाँ पे मेरे को obviously दिखाई दे रहा है कि हम केवल minima की बात कर रहे हैं. तो मिनिमा के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 2t minus 5 is equal to 0. T is equal to 2.5 seconds, right? Now, some of you did give me the answer of 2.5 seconds, but what I want you to do is I want you to really understand what you mean by t is equal to 2.5 seconds. जब ये पार्टिकल की लोकेशन यहाँ पे है, तब इस पार्टिकल ने मिनिमम y कोऑर्डिनेट अचीव किया और इस समय t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स हुआ है. इसका मतलब कि y मिनिमम की वैल्यू क्या होएगी, y मिनिमम की वैल्यू क्या होएगी. y कोऑर्डिनेट तो मुझे मालूम है, ये है t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6. तो इसमें t की वैल्यू अगर मैं 2.5 डालूंगा, व्हाट इज द आंसर दैट आई एम गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू गेट minus 0.25 meters. So this is the minimum y coordinate of the particle, and the time at which this minima occurs, the time at which it is at its lowest point is 2.5 seconds. Okay. और क्या पूछा है मुझे? और पूछा है कि find the x coordinate if the y coordinate is 0 and find the velocity at this time. Well, एक बार का तो मेरे को मालूम ही है कि यहाँ पे 0 हो रहा है इसका y coordinate, right? उल्टा उल्टा तो नहीं पूछा है मैंने. क्या पूछा है? Find x coordinate if y coordinate is 0. हाँ, सो y कोऑर्डिनेट को आप 0 इक्वेट कर दो और टाइम की वैल्यूज निकाल दो, 2 और 3. हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, 2 और 3. हाँ, t इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल यहाँ रहेगा, t इज इक्वल टू 4 पे पार्टिकल यहाँ रहेगा, राइट? तो यू सी दैट वी हैव एक्चुअली वर्कड आउट t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, t is equal to 1 पे यहाँ है, t is equal to 2 पे यहाँ है, t is equal to 2.5 पे यहाँ है, t is equal to 3 पे यहाँ है, t is equal to 4 पे यहाँ है, right? तो जब x कोऑर्डिनेट 0 है, वहां पे t का वैल्यू 2 है और t का वैल्यू 3 है. सॉरी, y कोऑर्डिनेट जब 0 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? वेरी इजी, x इक्वल टू 3t है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 6 होएगा और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 9 होएगा. And easily you can find the velocity vector of the particle at this point, right? Okay. आया ये समझ में? This understood? हाँ. Next question. Next part of the question. F, I think, huh? If the acceleration vector is defined as dv by dt, then find
the angle between acceleration vector and velocity vector at t is equal to 2. एक मिनट, हाँ बोलो। सर वो जो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है वो मिरर इमेज आ रहा है, मतलब एक दूसरे का, मतलब दोनों वैल्यूज पे, तो वो मतलब स्पेशल, मतलब वो इसी रीजन से क्योंकि y 0 हो रहा है या फिर नहीं आराम, धीरे धीरे बोलना, फिर से बोलो। सर ये जो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है हमें एक 3i का प्लस माइनस j का पा रहा है, एक 3i का प्लस j का पा रहा है। हाँ सर तो फिर ये मिरर इमेजेस है, तो फिर ये बस एक मतलब वो बाय चांस हुआ ये कि मतलब ऐसा ही होता है हर बार? नहीं नहीं, बाई चांस हुआ है भाई, क्या लेना देना। वेलोसिटी वेक्टर है, सिमेट्री है ना, सिमेट्रिकल सिचुएशन है ना, इसलिए ऐसा हुआ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। हाँ हाँ, yes. तभी मैंने if possible लिख दिया, उस तो लोचा होने वाला नहीं मालूम है। अच्छा, v और a के बीच में निकाल दो फिर, that should be easy. Find the time when
V and A are perpendicular to each other. हालांकि आंसर मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस है काफी, यू डोंट हैव टू इवन $120 5/4 हाँ 2.5 आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही। 120 डिग्री, अच्छा आंसर नहीं 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 ऐसा नहीं है। हाँ हाँ ये सही है, ये आंसर सही। 120 डिग्री इतना अच्छा आंसर आ रहा है, तब तो मैं वाकई बहुत लकी हूँ। हाँ so this also should be, so A is equal to d by dt of 3 I cap plus d by dt of 2t minus 5 j cap. So the acceleration vector of the part. अब acceleration का मतलब क्या है ये अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है, हम केवल वेक्टर के बीच में अगर रिलेशन दिए हैं और कोई और रिलेशन वेक्टर्स के बीच में निकालना है, so we are only using our knowledge of vector mathematics here. We are not really relying on our knowledge of kinematics. Motion 0 plus 2j cap. So now they want us to find the angle between the velocity vector at t is equal to 2
एंड नहीं 0.87 नहीं, अच्छा 0.87 आ गया क्या? क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर दिया. So they want us to find, very nice, they want us to find the angle between acceleration vector and velocity vector at t is equal to 2. So at t is equal to 2, the velocity vector is going to be 3 I cap minus j cap, right? So what is the angle between these two vectors? Remember, मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहीं भी आया तो सीधा अपन को ये फॉर्मूला लगाना है. कोसाइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b. सो यहाँ पे पहले a डॉट b करते हैं. a डॉट b में आएगा 0 into 3 और फिर यहाँ पे आएगा 2 into -1 divided by magnitude of one vector is 2 and magnitude of the other vector is root of 10, right? So this means that the value of cosine theta should be equal to 2 और 2 cancel हो जाएगा, -1 by root 10. So theta is equal to cosine inverse of -1 by root 10. ठीक है, तो काइनेमैटिक्स में जो पहले से पढ़ा है वो आप यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हो. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट गिवन द फेमिलियरिटी with the kinematic terms like velocity, like acceleration, you can use your knowledge of vectors to find out things which you could not do before. Right? अब 10th class के